Hello students, now we are going to start our lesson number 5 part 2 of English grammar, that is the pronoun. इसके पहले वाली वीडियो में हमने pronoun के बारे में पढ़ा था. अब हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में. एम्फेसाइजिंग और इंटेंसिव pronoun. हमने 3 टाइप्स के प्रोनाउन पहले वाली वीडियो में पढ़ लिए थे. इसके आगे के हम अभी पढ़ेंगे. द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू एम्फेसाइज अ नाउन और प्रोनाउन. देखो, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको हम नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो एम्फेसाइजिंग और इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाते हैं. जैसे कि द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ गेव द अवार्ड. ठीक है, यहाँ पर ये नाउन को एम्फेसाइज कर रहा है. ठीक है, तो ये इसलिए एम्फेसाइजिंग और इंटेंसिव प्रोनाउन हो गया. इन द एम्फेटिक यूज reflexive pronoun follow a noun or another pronoun and reinforce its meaning. ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो नाउन को फॉलो करते हुए अनदर पर्सन को एम्फेसाइज करते हुए उसका मीनिंग जो है वो रेनफोर्स करता है. किस तरीके से? जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ. ठीक है, वो इस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि मैं अपना वर्क खुद करूँगा, तो वो उस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा है. शी हरसेल्फ डिसाइड टू गो देयर. ठीक है, ये भी एम्फेसाइज कर रहा है कि वो खुद से वहाँ पर जाने का उसने डिसाइड किया. वी कैन ऑल्सो यूज़ अ रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन एट द एंड. हम इसको एंड में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ही टोल्ड मी सो हिमसेल्फ, शी विल बी हियर हरसेल्फ. ठीक है, इस तरीके से हम इसको एंड में भी यूज़ कर सकते हैं. व्हेन इट एम्फेसाइजेज अनदर नाउन इट इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर इट. ठीक है, जब किसी अनदर नाउन को एम्फेसाइज करता है तो उसके जस्ट बाद वो प्लेस किया जाता है. जैसे कि आई सॉ रमेश माई सेल्फ, शी लाइट द पेन इटसेल्फ बट नॉट इट्स कलर. ठीक है, तो ये हो गया एम्फेसाइजिंग एंड इंटेंसिव प्रोनाउन. नाउ नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. these that these those are demonstrative. स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुका है पहले कि these that these those जो होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं. जैसे कि अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू रेफर टू पीपल और थिंग इन रिलेशनशिप टू द स्पीकर और राइटर इन स्पेस एंड टाइम. जब नियर फार स्पेस टाइम की बात होती है और राइटर या स्पीकर से रिलेशनशिप उस चीज़ या पीपल की बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, तब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज़ होता है. जैसे दिस इज़ माई बुक. अब दिस इज़ यूज फॉर सिंगुलर, और जब कोई चीज़ नज़दीक होती है, पास में होती है, तब हम दिस वर्ड का यूज़ करते हैं. दैट इज़ माई फ्रेंड. दैट भी सिंगुलर में यूज़ होगा, लेकिन जब किसी फार वाली चीज़ को बताना हो तब हम इसका यूज़ करेंगे. दीज आर हर शूज़, तो ये प्लूरल को बता रहा है. और जब कोई चीज़ नज़दीक होती है उसके लिए THESE दीज वाला वर्ड हम यूज़ करते हैं. एंड एट लास्ट दोज आर हिज बुक्स. जब कोई चीज़ फार हो एंड प्लूरल हो तब दोज डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज़ होता है. सो दिस आर वेरी ईजी. ओके, now interrogative pronouns. Interrogative pronouns who, whom, which, what are used to ask questions. Personal and not personal nouns. ठीक है, जब पर्सनल या नॉन पर्सनल नाउन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पुट अप होते हैं तो उसके लिए हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. जैसे व्हाट डिड यू बाय. ठीक है, विच वन डिड यू बाय, हु मेट यू, हुम डिड यू मेट. ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. नाउ इनडेफिनिट प्रोनाउंस. एन इनडेफिनिट प्रोनाउन लाइक द definiteness of personal, reflexive, possessives and demonstrative pronoun. The meaning is always to do with the quantity. ठीक है, जो indefinite pronouns होते हैं वो जनरली किस चीज़ को रेफर करते हैं? द क्वांटिटी ऑफ एनी थिंग और एनी पर्सन. ठीक है, एंड इसमें कोई डेफिनेटनेस नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर. दिस इज़ इनडेफिनिट, हमें कुछ फिक्स नहीं पता है. ठीक है,
देयर आर टू मेन टाइप्स. अब इसके दो टाइप्स होते हैं, दैट इज कंपाउंड नाउन्स एंड ऑफ प्रोनाउंस. एवरीवन, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, ये सारे कंपाउंड नाउन हो गए. एंड ऑफ प्रोनाउन जैसे कि they consist of several forms which may appear alone or be followed by of. they express different kinds of meanings, और अलग अलग मीनिंग्स को बताते हैं. ठीक है, तो some of these pronouns are, जो ऑफ प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से हो गए? all, both, each, much, many, more, most, a few, fewer, fewest, a little, less, less, some, any, one, none, neither, few, little. ठीक है, तो ये सारे हो गए प्रोनाउंस. नाउ एवरीवन लाइक्स हिम, समवन मस्ट हैव ब्रोकन द लॉक, नोबडी सॉ द थिफ, नाइदर ऑफ देम केम, टू गर्ल्स केम हियर, ईच हैड अ पर्स इन अ हैंड, फ्यू स्पोक, शी हैज मोर. ठीक है, तो ये सारे हैं हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस. ओके, now relative pronoun. A relative pronoun is used to link one phrase or clause to another phrase or clause. एक चीज को दूसरी चीज से लिंक करता है, जैसे who, whom, that, which are some of the relative pronouns. ठीक है, फ्रेज, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से ये क्या करता है? लिंक. रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉजेज. देखो, रिलेटिव क्लॉजेज आर ऑफ टू काइंड्स, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग. दो टाइप के होते हैं, एक डिफाइनिंग होता है क्लॉज एंड एक नॉन डिफाइनिंग होता है. लुक एट द टेबल फॉर द यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इन डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस. देखो, यहाँ 3 थिंग्स हमें गिवन है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉसेसिव. दिस वन इज डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग एंड दिस इज द डिफाइनिंग ओनली. अब इसमें पर्सन और थिंग्स को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, एंड द पर्सन एंड थिंग्स आर द सेम इन दिस डिफाइनिंग में. देखो, सब्जेक्टिव तो पर्सन है हु, थिंग्स है विच, और पर्सन्स और थिंग्स है दैट, जो कि डिफाइनिंग ओनली है. ऐसे ऑब्जेक्टिव में हु एंड हुम पर्सन में इंक्लूड होगा, एंड द डिफाइनिंग ओनली पर्सन एंड थिंग्स आर दैट ओनली. एंड द पॉसेसिव, पर्सन के लिए हुज यूज होगा, थिंग के लिए ऑफ, विच या हुज, और डिफाइनिंग में कुछ भी यूज नहीं होगा. ओके, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. देखो, अब डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज describe the preceding nouns in which a way as to distinguish it from other nouns of the same clause. The following relative pronouns are used in defining and relative clauses. Defining relative clause describe the preceding noun in such a way as to distinguish it from other noun. क्या करता है ये? दूसरे वाले नाउन से खुद को डिस्टिंग्विश करता है. द फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड इन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. देखो क्या क्या यूज होंगे. पर्सन्स के लिए सब्जेक्टिव, नॉमिटिव, हु, दैट. ओके, थिंग्स और एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव में हु, हुम, दैट, एंड पॉसेसिव में हुज. और थिंग्स के लिए सब्जेक्टिव, नॉमिटिव में विच, दैट, एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव में विच, दैट, एंड पॉसेसिव में हुज, ऑफ, विच. ठीक है, इस तरीके से ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये इस तरीके से डिफाइनिंग क्लॉजेज में डिफाइन होंगे. नाउ यूजेस ऑफ पर्सन्स. देखो, सब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा? हु और दैट. द बॉय हु मेट यू इज माई फ्रेंड. That is normally used after superlative and after all, nobody, no one, somebody, someone, anybody, etc. देखो, जो that word है वो जनरली सुपरलेटिव्स के बाद या फिर इन वर्ड्स के बाद यूज होगा, जैसे कि all who या that absented themselves were punished. ओके, अब ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएंगे? whom, who, that. The boy whom या फिर who I met was my friend. The girl that I met was your sister. The girl I met was your sister. ठीक है, अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन ओमिटेड है, स्टिल द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेज आर द सेम. whom कैन ऑल्सो बी यूज विद अ preposition. whom preposition के साथ भी यूज होगा, जैसे कि द गर्ल टू whom I spoke was your sister. यहाँ एक preposition की तरह हमने whom को यूज किया है. नाउ पॉसेसिव में whose, जैसे कि द मैन whose car was stolen is John.
This was a large house whose walls were made of stone. Now uses for things, subjective में जैसे हमने देखा था which और that का use करेंगे और which is more formal. This is the novel which is selling like hotcakes. The house which that Ravi bought is my street. Objective में which और that का use करेंगे. He wants a watch which या that is waterproof. Students यहाँ हम दोनों में से कोई सा भी word use कर सकते हैं. There is no difference in both of them. Which is normally used after all, much, little, everything, none, no, etc. And after superlative जैसे this is the best place that I know. All the apples that are fallen are eaten by the children. Now which can take a preposition. The preposition can be moved to end of the clause using which or that. We can also omit the relative pronoun. ठीक है, अब यहाँ हम सिमिलरली जैसे पर्सन के लिए किया था ऐसे थिंग के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर सकते हैं और ये एक प्रिपोजिशन की तरह यूज करेंगे. जैसे द टेबल ऑन विच आई वॉज स्टैंडिंग गेव अवे. द टेबल विच या दैट आई वॉज स्टैंडिंग ऑन गेव अवे. अब यहाँ हमने रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर दिया जैसे कि द टेबल आई वॉज स्टैंडिंग ऑन गेव अवे. ऐसे ही पॉजिटिव में हुज का यूज करेंगे. दिस इज द हाउस हुज वॉल्स आर मेड ऑफ स्टोन. द एरोप्लेन हुज engine caught fire belonged to England. An indefinite can sometimes replace a relative clause. Indefinite कभी कभी relative clause को क्या कर देगा, replace. जैसे कि he was the last man who left the boat. He was the last man to left the boat. ये infinitive है, to infinitive, और इसने who को क्या कर दिया, replace कर दिया. She has a lot of books which she would read. She has bought a lot of books to read. यहाँ मैंने to infinitive से इसको relative clause को क्या कर दिया है, replace कर दिया है. non defining relative clauses, ठीक है, वो defining relative clauses थे. And now we are going to read about the non defining relative clause. A non-defining clause is used after noun which is definite already. It does not therefore define the clause nouns but gives more information about this. The clause is separated by commas और ये जो clause है वो commas से separate होता है. जैसे uses for person, subjective में who का use करेंगे. Ram, who stood first, was congratulated by his parents. His father, who is a doctor, has gone abroad for a week. ऐसे ऑब्जेक्टिव में whom या who का यूज़ करेंगे और who ज़्यादा इनफॉर्मल की तरह यूज़ होता है. जैसे he introduced me to his brother, whom I had never met before. Mohan, with whom I went to Chandigarh, lives next door. ऐसी पॉजिटिव में whose का यूज़, जैसे कि सतीश whose house is quite large is a student of this school. Now uses for things, नॉमिटिव में सब्जेक्टिव में which का यूज़ करेंगे. his garden which is very beautiful is near our village. ऑब्जेक्टिव, नितेश has sold his house which was quite old. पॉजिटिव में whose of which, my book whose cover is torn sold by 20 rupees. His chair of which 2 legs were broken was sent for repairs. Now let's move on to the exercise. Now exercise number 4, fill in the blanks with the interrogative pronoun. देखो यहाँ पे सब जगह आपको question mark दिख रहा है. It means we have to put the WH questions over here. Dash went with you to Calcutta. ठीक है, हम यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके साथ कैलकटा डैश गया. ठीक है, तो यहाँ हम जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे दैट इज़ हु, क्योंकि जनरली पर्सन के लिए हम क्वेश्चन पुटअप करने के लिए यही यूज़ करेंगे. हु वेंट विथ यू टू कैलकटा. फिल इन द ब्लैंक्स विद द रिलेटिव प्रोनाउन. अब यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है. द बॉय डैश यू वॉन्ट टू मेट हैज़ जस्ट लेफ्ट. तो यहाँ आएगा द बॉय whom you want to meet has just left.
whom यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स, वी हैव टू नोट दिस पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट whom इज़ नॉट एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करेंगे, क्योंकि द बॉय whom you want to meet मतलब जिससे तुम्हें मिलना था। ठीक है, तो यहाँ पर whom प्रोनाउन का यूज़ होगा। चूज एंड राइट द करेक्ट प्रोनाउंस गिवन इन द ब्रैकेट, करेक्ट प्रोनाउन पुट अप करना है ब्रैकेट में से चूज करके। ही इज टॉलर देन, अब यहाँ पर प्रोनाउन यूज होगा मी, नॉट द सब्जेक्ट आई। ओके, तो यहाँ पर मी वर्ड आएगा। चूज एंड राइट द करेक्ट प्रोनाउंस गिवन इन द ब्रैकेट, आपको इसी तरह इस ब्रैकेट में से चूज करके करेक्ट प्रोनाउन को पुटअप करना है। डैश वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, अब यहाँ थोड़े बच्चों की बात नहीं हो रही है, किसी नंबर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सबकी बात हो रही है और सबके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे एवरीवन, इसलिए यहाँ आएगा एवरीवन वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। Now exercise number 8, combine the following sentences using relative pronoun, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके आपको यहाँ पर इनको जोड़ना है सेंटेंस को। टेल मी द नेम ऑफ द बॉय स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए मुझे एक वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। टेल मी द नेम ऑफ द बॉय, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, मुझे लड़के का नाम बताओ। फिर द बॉय स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, लड़का क्लास में फर्स्ट आया है। अब इन दोनों सेंटेंस को मैं कैसे जोड़ूंगी, मुझे उस लड़के का नाम बताओ जो क्लास में फर्स्ट आया है। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस में कॉमन चीज़ क्या है, द बॉय, तो द बॉय यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब सिर्फ एक बार आएगा। टेल मी द नेम ऑफ द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ मी नहीं भी पुट करोगे स्टिल द सेंटेंस हैज़ द सेम मीनिंग। ठीक है, तो आप ये भी पुटअप कर सकते हो, टेल द नेम ऑफ द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या क्या थे, दीज, दैट, दीज, दोज। डैश बुक विच इज इन माई हैंड इज वेल रिटर्न। स्टूडेंट्स, अब हमें दो बातें यहाँ याद रखनी है, बुक इज काउंटेबल एंड इट इज सिंगुलर, तो काउंटेबल सिंगुलर के लिए हम कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव यूज करते हैं, दिस। सो दिस बुक विच इज इन माई हैंड इज वेल रिटर्न। नाउ एक्सरसाइज नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस। डैश शुड डू योर वर्क, अब हम किसी को अगर वर्क करने के लिए हमने यहाँ यूअर वर्ड का यूज़ किया है, तो ऑब्वियसली हम यू वर्ड का यूज़ करके सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। ही, शी, इट या किसी नेम से तो हो नहीं सकता है स्टार्ट, तो यहाँ हम आगे पुटअप करेंगे यू शुड डू योर वर्क। ठीक है, नाउ सी द सेकेंड वन, डैश हैजंट सोल्ड हर हाउस येट। स्टूडेंट, अब यहाँ देखो आप कि हर वर्ड का यूज़ हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या पुटअप करूँगी आगे, शी हैज़ नॉट सोल्ड हर हाउस येट। अब सी द थर्ड वन, शी कट, अब कट इसके साथ कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है, शी के साथ हर, तो शी कट हर बेडली। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ हर का यूज़ नहीं करेंगे अपन, यहाँ अपन रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, हर सेल्फ यहाँ आ जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको कि खुद को उसने कट कर लिया है, तो शी कट हर सेल्फ बैडली। In this way we have completed our lesson number 5. I hope you have understood it. So complete all the exercise in your book. Thank you.